हेलो स्टूडेंट्स, तो पूरे 10 दिनों के बाद एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वाइट बोर्ड पे। मैं हूं साकर सक्षम और इस वाले वीडियो में हमारा जो टॉपिक था संबंध और फलन, उसे ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले जो 2 वीडियोस थे संबंध और फलन के टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड डिस्कशन हुआ था, आज उसी को कंटिन्यू करके हम लोग आगे बढ़ा के फलन के बारे में समझने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि संबंध और फलन काफ़ी अच्छे से समझ लो ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस वजह से संबंध से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। और संबंध को समझाने के लिए मैं आज अपने ही रियल लाइफ के जो संबंध होते हैं ना, रिलेशन जो होते हैं, उससे कनेक्ट करके समझाने वाला हूँ, तो तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा। और इसके बाद जो है एक्सरसाइज 2.3 और विविध के जो क्वेश्चंस होंगे उसे सॉल्व करने में भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो मैं समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले संबंध को और फलन को। तो संबंध के लिए हमने ऐसे तो हम जानते ही हैं कि समुच्चय का होना ज़रूरी है, लेकिन आज समुच्चय को भी थोड़ा उसी अंदाज में समझेंगे ताकि हम संबंध को और फलन को दोनों को अच्छे से समझ सकें। तो देखो, मेरे घर में जो है ना, मेरे दादाजी के बाद मेरे दादाजी के 2 बच्चे, ऐसे 3 हैं, मैं 2 के एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। एक मेरे पापा का और एक मेरे चाचा। तो अगर हम इनको अलग अलग समुच्चय मान लेते हैं, मेरे पापा और चाचा 2 अलग अलग समुच्चय के सदस्य हैं, तो पापा के बाद मेरी मम्मी आती हैं इधर, हम सभी समुच्चय के अवयव हो गए, ठीक है ना। ये एक अलग परिवार है, ये एक अलग परिवार है। इस परिवार का नाम है के, इस परिवार का नाम रखते हैं एस, ठीक है। तो ये जो है एक अलग समुच्चय है जिसमें मेरे पापा वाले ग्रुप से है ना, और ये चाचा वाले ग्रुप से हैं। तो पापा, मम्मी, उसके बाद मैं हूँ, मैंने अपने आप को मैं ही लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद मेरी बहन है, तो उसका नाम, चलो नाम ही लिख लेते हैं। और उसके बाद मेरा भाई है, ठीक है। तो ये एक समुच्चय है जिसमें ये 5 अवयव हैं, ठीक है। उसके बाद चाचा वाला ग्रुप जो है, जिसमें एस एक समुच्चय है जिसमें कितने अवयव हैं, तो एलिमेंट सदस्य कितने हैं, तो चाचा, चाची, जिया और जय, ठीक। तो इसमें 4 अवयव हैं। अब हम जानते हैं कि ये 2 अलग अलग समुच्चय हैं और इन दोनों का कुछ अगर हम यहाँ से संबंध देखते हैं तो पापा का चाचा से कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ही। पापा का चाचा से रिलेशन क्या है, सीधी सी बात है, दोनों भाई हैं। पापा का चाची से भी तो रिलेशन होगा, वो उनके जेठ हैं और वो क्या हैं, उनकी भाभो हैं, ठीक। उसके बाद पापा का जिया से भी रिलेशन होगा, क्या है, जिया उनकी भतीजी हो जाएगी। जय से भी रिलेशन होगा, जय क्या हो जाएगा, उनका भतीजा हो जाएगा। अब जैसे पापा का सबसे रिलेशन है, उसी तरह से मम्मी का भी सबसे रिलेशन होगा, मेरा भी रिलेशन होगा, स्वाति और राकेश का भी सबसे रिलेशन होगा। तो सबके तरफ से एक तीर इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या है कि जब सबका सबसे कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है, तो इसको हम लोग अब यहाँ पे इस तरह से निरूपित करते हैं, के क्रॉस एस। के क्रॉस एस क्यों निरूपित करते हैं, क्रॉस इसको क्यों बोलते हैं समझना। ये साइन तो मल्टीप्लाई का ही है, लेकिन इसको हम लोग क्रॉस भी तो बोलते हैं। ये नेगेटिव को भी दिखाता है, रिलेशन को दिखाता है, संबंध को दिखा रहा है इस तरह से कि के का जो एस से संबंध है, क्योंकि हमको मालूम है पापा का चाचा से संबंध है, वो तो चाचा का पापा से भी संबंध, क्योंकि दोनों भाई हैं। लेकिन पापा के छोटे भाई हैं चाचा जी, और चाचा के बड़े भाई हैं। तो जैसे के का जो एस से संबंध होता है, वो एस का के से संबंध नहीं होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा संबंध मेरे चाचा जी से कुछ इस तरह से था कि ये जो है मेरे चाचा जी हैं, ठीक है। लेकिन चाचा जी का मैं चाचा जी तो नहीं हूँ, तो मेरा जो चाचा जी से संबंध है वो चाचा जी का मुझसे संबंध नहीं है, वो उल्टा संबंध होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो के क्रॉस एस लिखते हैं हम लोग, वो एस क्रॉस के बराबर नहीं होता है, क्योंकि जो संबंध मेरे चाचा जी से या चाची जी से होगा, वही संबंध चाची जी का मुझसे नहीं होगा, उनका उल्टा होगा। जैसे कि वो मेरी चाची जी हैं तो मैं उनका भतीजा हूँ, इस तरह से करके। तो इस वजह से इसको इस तरह से लिखते हैं। और इस तरह से जब लिखते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो समझ गया। अब समझना कि के क्रॉस एस में कितने
मतलब ये भी एक समुच्चय बनता है ना, हमारा एक नया समुच्चय बनता है। तो के अगर एक हमारा समुच्चय है जिसमें सब कुछ, अगर सारे अवयव मैं इस तरह से लिख दूँ फिर से, पापा, मम्मी, मैं, स्वाति और राकेश, के क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया। एस क्या हो गया, एक दूसरा समुच्चय हो गया जिसको हम लिखते हैं इस तरह से, चाचा, चाची, जिया, जय। तो के एक अलग समुच्चय है, ऐसे एक अलग समुच्चय है। 1 मिनट देख लेता हूँ कुछ, मैं बस देख रहा था कि मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया या नहीं, भूल जाता हूँ अक्सर। तो अब यहाँ पे जो है के एक अलग समुच्चय, ऐसे एक अलग समुच्चय, और इनके बीच जो संबंध है, संबंधों को जो हम लिखते हैं के क्रॉस एस से लिखते हैं। तो इसमें टोटल कितने संबंध बने हमको देख रहे हैं। तो इसमें 5 थे, सबका सबसे कुछ ना कुछ संबंध था। तो इधर 4 सदस्य थे, तो 5 चौके 20 टोटल अवयव इसमें हो जाएंगे। के क्रॉस एस में अवयवों की जो संख्या हो जाएगी वो होगी 20। और बनेगा कैसे, तो पापा का संबंध चाचा से था, तो पापा चाचा लिखते हैं इसमें, और इसको कोष्टक में रखते हैं। सभी अवयवों को, जो जितने भी अवयव बनते हैं उनको युग्म बना के हम लोग लिखते हैं, ठीक है। फिर सबका एक तरह से लिखते चले जाएंगे अगर हम, तो इस तरह से हमें टोटल, हमें मालूम है इसमें कितने, के में कितने अवयव होते हैं। के में थे, नंबर ऑफ के जो है हमारा वो है 5, और नंबर ऑफ एस जो है हमारा वो है 4। तो इस हिसाब से के इंटू एस जो है, इसमें कुल अवयवों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 5 × 4 = 20। तो ये 20 है, यहाँ पे मैं लिखने नहीं वाला, बस तुम्हें समझ में आ गया कि ये हो गया इनका, इसको जो के क्रॉस एस आया है ये है हमारा कार्तीय गुणन। यानी कि जितने भी हैं ना, जो सबके साथ कुछ ना कुछ संबंध बना के हम जो युग्म बनाते हैं, जोड़ी जो बना देते हैं, उन जोड़ियों का जो समुच्चय होता है उसी को बोलते हैं 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी कि इसका इसमें कार्तीय गुणन। अब हम सीखने वाले हैं संबंध को, ठीक। तो जानते हैं कि हम यहाँ पे जब संबंध निकालने जाएंगे तो संबंध बहुत सारे आने वाले हैं। कितने सारे संबंध आएंगे, तो संबंधों की जो संख्या होती है, जैसे कि आप मान लो कि हमें मालूम है के क्रॉस एस में टोटल कितने अवयव हैं, 20 अवयव हैं। तो ये जो संबंधों की संख्या होगी वो 2 पे पावर 20 हो जाएगी, क्योंकि इसके जितने उपसमुच्चय होते हैं, इसके जितने उपसमुच्चय होते हैं उतने सारे संबंध पॉसिबल हैं। तो इसके 2 पे पावर 20 होंगे, तो मतलब इतने सारे संबंध हमारे पास आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना कि ये सारे के सारे संबंध नहीं देखने वाले, हम कोई एक संबंध लेते हैं और उसके बाद उस पर डिस्कस करते हैं, फलन को समझते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। तो हम बात करते हैं संबंध की। तो अगर हम संबंध, जैसे मान लो यहाँ पे अब कोई एक संबंध जिसको हम आर से निरूपित करते हैं, रिलेशन ले लेते हैं। तो संबंध में कुछ भी लिख सकते हैं, पहले वाले ग्रुप के दूसरे वाले ग्रुप के। जैसे पहला संबंध हम ये भी देख सकते हैं कि पापा का जिया से, पापा का जिया से कोई ना कोई संबंध होगा। अब अगर हम इसको यहीं पे छोड़ दें तो ये एक तरह का संबंध हो जाएगा, ठीक है, ये एक संबंध हो गया। अब इस तरह से इसके जितने भी उपसमुच्चय होते हैं, मतलब के क्रॉस एस जो मैंने लिखा था ना, उसमें 20 अवयव होते हैं। और हमें मालूम है कि किसी भी, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एस ए बराबर 1 2 3 है, ठीक। इसमें से 3 अवयव हैं, तो इसके कुल कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। तो इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, हमको मालूम है, एक सूत्र मालूम है कि उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो होती है 2 पे पावर n, जहाँ पे n क्या है, इसमें अवयवों की संख्या है। तो अवयवों की संख्या 3 है, तो 2 पे पावर 3 यानी कि 8, यानी कि a के जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी 8। तो उपसमुच्चयों की संख्या 8 है, तो हमको मालूम है इसमें जो समुच्चयों की संख्या, अवयवों की संख्या थी वो थी 20 थी, आया था ना 5 × 4 20। तो 2 पे पावर 20 करेंगे तो जितना आएगा उतने सारे संबंध पॉसिबल हैं, जिसमें से एक एग्जांपल लिया ये वाला कि ये एक संबंध है, ठीक है। तो अब ये एक संबंध हो गया। इसी तरह से टोटल कितने सारे संबंध पॉसिबल हैं तुम कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से, 2 पे पावर 20 जितना होता होगा उतने सारे संबंध। अब हमें सीखना है फलन को। तो फलन में क्या होता है कि अगर फलन भी एक विशेष प्रकार का संबंध ही होता है। फलन भी क्या होता है, एक संबंध ही होता है। जैसे मान लो एक आर मैंने लिखा इस तरह से,
पापा का चाचा से, फिर मम्मी का चाचा से, फिर लिखा मैं ही लिखा था अपने आप को, तो मैं का चाचा से, फिर स्वाति का चाचा से, और फिर राकेश का चाचा से। तो देखो अब यहाँ पे एक रिलेशन, मतलब कितने सारे रिलेशन पॉसिबल हैं, मैंने बताया था 2 पे पावर 20 रिलेशन पॉसिबल हैं। इतने सारे रिलेशन में से एक रिलेशन बस मैंने ये वाला रिलेशन सबका कंबाइन करके यहाँ पे लिखा है। अब इसमें तुम लोग देखते हो कि ये जो रिलेशन है ये अब यही फंक्शन बन जाता है, ये जो संबंध है ये फलन कब बन जाता है, जब ये जो पहले वाले किसी भी, जैसे k/s किया था ना मैंने, तो किसी भी कोई भी संबंध फलन तब बन जाता है जब प्रथम अवयव किसी भी क्या बोलते हैं उसको, k/s किया था हमने, तो k के सभी अवयवों का एक कोई ना कोई एक दूसरा अवयव बनता है, प्रतिबिंब। तुमको मालूम है ना, इस तरह के कंडीशन में ये जो दूसरा वाला होता है ये इसका प्रतिबिंब पहले वाले अवयवों का प्रतिबिंब कहलाता है, और पहला वाला जो है उसका पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। तो सबका एक प्रतिबिंब जब बनेगा तो वो फलन हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखो, सबका रिलेशन चाचा के साथ ही है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन था। तो यहाँ पे पहले वाले ग्रुप के जो लोग हैं वो सारे के सारे अलग अलग हैं और सारे ले लिए गए। जैसे कि ये जो पहला वाला था ना हमारा के, किसी समुच्चय के पहले वाले ग्रुप के सभी अवयव हैं, इसके सारे अवयव, सारे 5 सदस्य थे, पाँचों के पाँचों आ गए। और दूसरे वाले का अगर कॉमन भी रहे तो चलेगा, मतलब इसमें चाचा जी कॉमन है, फिर भी ये एक फलन होगा। अगर यहाँ पे अगर कुछ और करते हैं, जैसे कि ये संबंध फलन हो गया, अगर मान लो यहाँ पे चाचा की जगह चेंज भी कर देते हैं हम, ठीक है, तो भी ये क्या रहेगा, एक फलन हो जाएगा। लेकिन शुरू वाले जो हैं हमारे वो पाँचों के पाँचों होने चाहिए, क्योंकि इसमें 5 अवयव थे, ठीक। तो इस तरह से हम संबंध और फलन हमारा समझ में आता है। अब एग्जाम्पल बुक का देख के बताता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नहीं, डेफिनेशन बुक का बताता हूँ। बुक में जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समुच्चय ए से बी का संबंध एफ फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, तो यहाँ पे हम ए बी तो हमने लिखा नहीं था, तो चलो ए बी हमने नहीं लिखा था, हमने के और एस लिखा था। तो एक काम करते हैं, के और एस का नाम चेंज करके ए बी रख देते हैं, ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। इसमें कौन था, पापा, मम्मी, मैं, स्वाति, राकेश, और इसमें थे चाचा, चाची, जिया और 6। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन बुक के हिसाब से समझना, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, ये संबंध है ना, संबंध एक, क्योंकि संबंध हमें मालूम है 2 पे पावर 20 इसके निकाल सकते हैं हम, लेकिन उसमें से एक हमने लिख लिया, एक उप समुच्चय ले लिया, तो वो हो गया हमारा संबंध। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है। ये संबंध एक फलन कहला सकता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, पापा, मम्मी, मैं, स्वाति, राकेश, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में और एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। हाँ, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है ना, पापा का एक प्रतिबिंब, मम्मी का भी एक प्रतिबिंब, मेरा का भी एक प्रतिबिंब, स्वाति का भी एक प्रतिबिंब और राकेश का भी एक प्रतिबिंब, ठीक। अब ये अगर एक यहाँ पे दूसरा संबंध कुछ इस तरह से मैं लिखता हूँ, पापा का चाचा से लिख दिया, मम्मी का चाची से लिख दिया, मैं भी
चाचा लिख, चलो चाचा फिर से लिख दे, क्योंकि इधर 4 ही है ना, तो लिख सकते हैं चाचा या कुछ भी लिख सकते हैं अलग से। और उसके बाद यहाँ पे स्वाति के लिए जिया और राकेश के लिए जय। तो अब इस वाले संबंध पे गौर करेंगे। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव सभी अवयवों का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो पापा का एक प्रतिबिंब, मम्मी का एक प्रतिबिंब, मेरा एक प्रतिबिंब, स्वाति का एक प्रतिबिंब, राकेश का भी एक प्रतिबिंब, तो सबका एक ना एक प्रतिबिंब आया। तो इसका मतलब कि ये संबंध जो है ये भी एक फलन है। तो ये फलन कब नहीं कंसीडर होता, जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम लोग कह सकते हो कि चाचा 2 बार आ गए हैं, है ना। तो अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, अब इसको इरेज कर दिया, तो अब इस वाले संबंध में 4 अवयव हैं। अब इस वाले संबंध में 4 अवयव हैं, तो तुम देखोगे कि ये जो संबंध है ये फलन, फिर ये एक फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें कहा गया है कि ए के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इसमें ए के प्रत्येक अवयव नहीं है ना, क्यों? क्योंकि मैं तो हूँ नहीं, तो ए के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं है, तो ये एक फलन नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं रहता तो फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ संबंध में हूँ, चाचा, चाची, जिया, जय, किसी के भी साथ, तो यहाँ पे कोई ए भी बी का एक प्रतिबिंब हो जाएगा। मेरा बस एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं जय भी लिख देता हूँ तो भी क्या हो जाएगा कि ये एक फलन हो जाएगा। तो कंक्लूज़न तुम ये कह सकते हो कि इधर वाले जो ए हैं, ए ग्रुप के सभी अवयव होने चाहिए और इनका यहाँ पे प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें से एक भी मिसिंग होगा तो वो एक फलन नहीं होगा, और अगर कोई रिपीट हो जाता है तो भी वो एक फलन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो एक संबंध कुछ इस तरह से लिखा मैंने, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे मम्मी लिखता हूँ, मम्मी, तो मम्मी का भी तो सबसे कुछ ना कुछ रिलेशन है ही। तो मम्मी के साथ मैंने चाचा लिखा, फिर मम्मी के साथ मैंने चाची लिख दिया, फिर मम्मी का जिया से भी रिलेशन है और मम्मी का जय से भी रिलेशन है ना। तो अब यहाँ पे मम्मी है आ गए, तो ये जो संबंध हो ये भी एक संबंध ही है, क्योंकि हमें मालूम है कितने सारे संबंध पॉसिबल हैं, है ना। तो इतने सारे संबंध में से ये भी एक संबंध है। अब इस वाले संबंध में तुम देखोगे तो ये एक फलन नहीं है। फलन ना होने का रीज़न, क्योंकि जो ये हमारे समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव तो इसमें है नहीं, इस वजह से भी है। और अगर मान लो कि प्रत्येक अवयव हम बना भी सकते थे, क्योंकि बहुत सारे संबंध संभव हैं, तो प्रत्येक अवयव अगर हम बना भी देते तो मम्मी का 2 प्रतिबिंब बन रहा है। 2 प्रतिबिंब कैसे? मम्मी का चाचा के साथ है, मम्मी का चाची के साथ भी है, मम्मी का जिया के साथ भी है, जय के साथ भी रिलेशन। तो इस वजह से क्या हो गया कि जैसे एक अवयव का 2 प्रतिबिंब, एक अवयव का 2-2 प्रतिबिंब बन गया, तो ये एक फलन नहीं है। तो यहाँ पे तो खैर मम्मी मैंने 4 बार लिख दिया। अगर मान लो कि कोई भी अवयव 2 बार अगर बन जाता है तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, फलन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इतना समझने के बाद हम करते हैं कुछ नंबर देख लेते हैं और ज़्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। तो चलो अब एक संबंध कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ राकेश, राकेश के साथ चाचा लिख दिया, फिर मैंने अपने साथ जय लिख लिया, मम्मी के साथ मैंने चाची लिख दिया, स्वाति के साथ जिया लिख दिया। उसके बाद एक बच रहा है, एक कौन बच रहा है? राकेश। तो राकेश के साथ, राकेश तो हो ही गया था, पापा बच रहे ना, पापा। तो पापा के साथ मैंने फिर से चाचा ही लिख दिया। तो अब ये एक हमारा संबंध है और ये संबंध एक फलन भी है, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है। ए के सभी अवयवों का एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हो गया हमारा। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी करते हैं कि f(x) बराबर y, जहाँ पे x जो होता है ना, x जो होता है वो प्रथम अवयव होता है। क्रमिक युग्मों का किसी भी संबंध के जो अवयव हैं उनके क्रमिक युग्म जो है उसका प्रथम पद जो होता है उसको x डिनोट करते हैं और दूसरे वाले को y से डिनोट करते हैं, और f(x) बराबर y होता है। ये हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इसको याद रखेंगे।
ताकि क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और इसको संबंध को कुछ इस तरह दिखाते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, इस तरह से दिखाते हैं ताकि ये पता चलता है कि ए से बी पे संबंध है। अगर यही बी से ए पे संबंध रहता तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं बी टू ए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है और फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा करना। अब आगे हम समझते हैं कि अभी जो था वो तो लिमिटेड था, मतलब मैंने ए और बी फिक्स कर दिया था ना कि इतने ही होंगे इतने ही होंगे। ठीक है, अब हम नंबर्स पे देखते हैं। जैसे कुछ फलन होते हैं, फलन के प्रकार होते हैं, जैसे वास्तविक फलन, वास्तविक फलन, वास्तविक मान फलन, वास्तविक मान फलन। तो ये समझते हैं, लेकिन ये समझने से पहले हमें प्रांत और परिसर अच्छे से समझ में आ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो सेम एग्जांपल मैं फिर से लिख सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार वही नहीं लिखूँगा क्योंकि मम्मी पापा लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, ABCD या 1 2 3 4 लिख के काम चलाते हैं। तो जैसे मान लो ए कोई क्या है, समुच्चय है जिसका 1 2 3 जिसके अवयव ये हैं, और बी कोई समुच्चय है जिसके अवयव 1 4 9 सिर्फ ये हैं। ठीक, तो अब अगर हम इन दोनों का संबंध बनाते हैं तो हमें मालूम है सबका सबके साथ संबंध बनता है ना। सबका सबके साथ कुछ ना कुछ संबंध बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कोई संबंध ले सकते हैं, कोई भी संबंध ले सकते हैं, 1 1 2 4 और 3 9। तो चलो हमने ये वाला संबंध ले लिया। ठीक, अब ये वाला संबंध एक फलन है कि नहीं है तुम बताओ। तो तुम कह सकते हो कि हाँ ये एक संबंध एक फलन है, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयवों का, ए के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब है। तो ये एक संबंध एक फलन है। तो अब हमें सीखना है प्रांत। तो प्रांत क्या होता है, सीधे सीधे समझो कि जो संबंध है हमारा, जो फलन है हमारा, उसके क्रमिक युग्मों का जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद जो है ना, क्रमिक युग्म यानी कि ये जो क्रॉस करने के बाद जो युग्म बना था, जोड़ी बना था, उसका जो प्रथम पद है उसका एक समुच्चय बना लेते हैं 1 2 3। तो वो हमारा प्रांत होता है। तो अगर कोई फलन f ऐसा है कि ए से बी पे परिभाषित है, यानी ए से बी पे कोई फलन बना हुआ है, तो इसका जो प्रांत होगा ना भाई वो हमेशा ए होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है फलन में हम ए के सभी अवयवों को लेते हैं, ए के सभी अवयवों को लिया था। तो इसका जो प्रांत 1 2 3 आया वो तो ए के ही बराबर है। तो यानी कि ये वाला सूत्र जो मैंने बोला था याद रखना, उसमें प्रांत बराबर होता है ए। परिसर क्या होता है? तो परिसर डिपेंड करता है, परिसर जैसे कि अभी बोला कि प्रांत होता है क्रमिक युग्मों के प्रथम पद का जो समुच्चय होता है उसको प्रांत कहते हैं। परिसर क्रमिक युग्म के द्वितीय पद का जो समुच्चय होता है उसको परिसर कहते हैं। तो इसका जो परिसर क्या आया है, परिसर आया है हमारा, तुम द्वितीय पद देखो तो 1 4 9 आता है। लेकिन इसको तुम बी नहीं कह सकते। बी क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हाँ ये तो बी है, लेकिन ये हमेशा बी आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि कोई संबंध हम यहाँ पे बनाते हैं आर इस तरह से कि 1 का 1 के साथ संबंध, 2 का 1 के साथ संबंध और 3 का भी 1 के साथ संबंध। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रथम पद के सभी अवयवों का एक प्रतिबिंब तो बन रहा है। प्रथम पद के अवयव है ना, प्रथम पद समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयवों का एक प्रतिबिंब तो बन रहा है। तो ये संबंध भी क्या है, फलन तो है। लेकिन इसका जब परिसर निकालते हैं हम लोग तो परिसर क्या आता है, परिसर में होता है क्रमिक युग्म के द्वितीय पद जो हैं उनका समुच्चय। तो द्वितीय पद में सिर्फ एक ही है, तो एक तो 3 बार लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको मालूम है समुच्चय में हम किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करते। तो इसका परिसर सिर्फ एक आया। तो परिसर के लिए हम प्रांत के लिए फिक्स कर सकते हैं कि ए ही होगा। जब भी कोई फलन ए से बी पे इस तरह से रहता है, ए से बी पे कोई फलन रहता है, समुच्चय ए से बी पे कोई फलन रहता है, उसका प्रांत जो होता है वो तो ए आता है, लेकिन परिसर बी नहीं आएगा। परिसर डिपेंड करता है कि द्वितीय पद, क्रमिक युग्म का जो द्वितीय पद है उसके समुच्चय में क्या क्या है। तो इसका 1 आया था, इसका 1 4 9 आया था। तो परिसर इस तरह से परिभाषित हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब हमें वास्तविक फलन और वास्तविक मान फलन समझना है। तो जब भी किसी फलन का प्रांत और परिसर, प्रांत बराबर आर आ जाए और परिसर क्या हो जाए, आर आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो फलन वास्तविक फलन कहलाता है। अब समझना एक और चीज़
बुक के हिसाब से डेफिनेशन समझते हैं हम थोड़ा सा, कि एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है या उसका कोई उपसमुच्चय है। तो कोई भी फलन हो सकता है जिसका परिसर अगर r, मतलब परिसर में मैंने r लिख दिया, जो नहीं कि r ही हो, r का सबसेट भी अगर हो रहा है तो वो तुम्हारा वास्तविक मान फलन कहलाता है, ठीक। और वही फलन अगर जिसका परिसर r था, तुम्हारा वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या इसका उपसमुच्चय अगर आ रहा है, और वही उसका प्रांत भी अगर क्या आ रहा है, r ही आ रहा है या r का उपसमुच्चय आ रहा है, तो वो वास्तविक फलन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो यही वाला फलन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने जब इसका प्रांत निकाला था, पहले परिसर देख लेते, जैसे इसका परिसर निकाला हमने, तो परिसर निकाला तो परिसर आया एक वास्तविक संख्या है ना, तो सभी वास्तविक संख्याएं नहीं है, लेकिन वास्तविक संख्या है, यानी कि ये वास्तविक संख्या का r का एक उपसमुच्चय है। तो r का उपसमुच्चय, इसका परिसर r का एक उपसमुच्चय आ गया, इसका मतलब कि ये वाला जो फलन है वो हमारा वास्तविक मान फलन है। और अगर परिसर के बाद प्रांत को देखते हैं तो प्रांत भी हमारा क्या आया था, प्रांत हमारा आया था 1, 2 और 3, ये भी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय है। इसका मतलब कि ये जो फलन हमारा है जिसका प्रांत और परिसर वास्तविक संख्या का समुच्चय या वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय आता है, तो उस फलन को हम लोग वास्तविक फलन या वास्तविक मान फलन कहते हैं। तो यही था हमारा वास्तविक फलन या वास्तविक मान फलन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता दूँ थोड़ा स्लो करके, कि जैसे मान लो कि तुम ये एक संबंध आ रहा है, पूरा इरेज करता हूँ। पूरा इरेज करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये एक संबंध आ रहा है। अब इसका जब प्रांत और परिसर निकालते हैं हम लोग, तो प्रांत जो आता है, प्रांत वो आता है हमारा 1, 2 और 3, जो कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 3 ही अवयव, वास्तविक संख्या है तो पता नहीं, इनफाइनाइट है ना। और परिसर जब देखते हैं तो परिसर जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 1, 4 और 9, ठीक। तो ये भी वास्तविक संख्या है। तो जब भी किसी समुच्चय का प्रांत और परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय, ज़्यादातर उपसमुच्चय आएगा क्योंकि समुच्चय का मतलब है कि सभी वास्तविक संख्याएं आ गई, ठीक है। तो जब भी किसी प्रांत किसी फलन का, जब भी किसी फलन का प्रांत और परिसर वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय आ रहा है, दैट मीन्स कि वो फलन जो है वास्तविक फलन या वास्तविक मान फलन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा वास्तविक मान फलन खत्म हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आने से पहले कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आलेख बनाना, ठीक। किसका आलेख, क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम है ना, ग्राफ बनाना। हाँ, तो ग्राफ कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं 2.3 आज की वीडियो में 2.3 और विविध के क्वेश्चन सॉल्व कुछ कर दूंगा, ताकि ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाए आज आराम से। और फिर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू करने वाले हैं। तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम लोग समझते हैं आगे चीज़ों को। तत्समक फलन को समझते हैं। तो तत्समक किसी भी फलन को समझने से पहले, अभी मैंने कुछ साइन बताया था कि इन साइन को क्या करेंगे, याद रखेंगे हम लोग। तो साइन था हमारा कुछ इस तरह से, फलन ऐसा है R2R। R2R लिखने का मतलब है कि R रियल नंबर्स का जो सेट होता है उसको कहते हैं हम लोग, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो कोई फलन ऐसा बनाया गया है कि वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या पे ही कोई फलन है। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था ना कि f ऐसा है कि K2S लिखा था मैंने, तो यहाँ पे R2R है। और जितने भी हम फलन के प्रकार समझने वाले हैं वो R2R पे ही समझने वाले हैं। तो चलो समझना शुरू करते हैं। जो पहला है हमारा वो है तत्समक फलन। तत्समक फलन, तो तत्समक फलन जो है, इस किसी फलन को हम तत्समक फलन कब कहेंगे? तत्समक को इंग्लिश में कहते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। तो किसी भी फलन को आइडेंटिटी फंक्शन कब कहेंगे, तत्समक फलन कब कहेंगे? तो चलो इसको समझते हैं कैसे कहते हैं। इसका जो कंडीशन है वो है, पढ़ लेते हैं पहले। मान लीजिए R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, y बराबर fx। चलो y बराबर fx लिख लेते हैं। प्रत्येक x इज एलिमेंट ऑफ R, x इज एलिमेंट ऑफ R द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलन f R2R है। इस प्रकार के फलन को तत्समक फलन कहते हैं। यहाँ पे f के प्रांत तथा परिसर R है। इस आलेख का, इसका जो आलेख होता है सरल रेखा होता है। तो देखो इसकी कंडीशन बहुत सिंपल सी है। यहाँ पे fx बराबर y दे दिया सीधे सीधे से, और जो x है एलिमेंट है R का। तो x अगर R का एलिमेंट है तो x का कोई भी नंबर हम रख सकते हैं। अगर x बराबर हम
ज़ीरो रखते हैं, चलो f(x) की जगह f(0) रखते हैं तो y हमारा सिंपली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। f(1) रखते हैं तो y क्या आता है, 1 आ जाएगा। f(2) रखते हैं तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। f(3) रखते हैं तो भी y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अलग से कोई, इसका बस यही सिंपल सा कंडीशन दे दिया। तो अब इसमें देखते हैं कि x के किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो हम इसका जब फलन, इस फलन को जब हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। f जो होता है इसमें तुम इस तरह से समझो, 0 0 1 1 2 2, और सिर्फ इधर ही नहीं, अगर माइनस वाला भी अगर हम लेते हैं तो वो -1 होता तो -1 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाता है, तो इनफाइनाइट तक जाता। तो इसका जब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा खुद ही समझ सकते हो। ये x एक्सेस होता है, ये y एक्सेस होता है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 0 हो जाती है, यानी कि यहाँ पे एक बिंदु बने। x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 1, तो 1 अगर यहाँ पे लेते हैं, y का 1 यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे आता है कुछ, ठीक। उसके बाद 2 2 रखते हैं तो फिर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा, और फिर इस तरह से माइनस वाला अगर रखते हैं तो देखो ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से जब हम इसका लाइन बनाते हैं तो हम देखते हैं कि तत्समक फलन का जो आलेख बनता है वो एक आलेख, ग्राफ जो बनता है वो एक सरल रेखा में बनता है। तो यही हमारा तत्समक फलन है, सिंपल सा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है अचर फलन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, फलन अचर है यानी कि कांस्टेंट है। इसमें क्या होता है ना कि मतलब कंडीशन यहाँ पे सबके लिए वही है, R के लिए ये होता है, ये सबका सब जितना भी बताने वाला सब R ही है, ठीक है। तो फलन जो है अचर है। अचर कहने का मतलब कि f(x) बराबर y बराबर c है। c मतलब c एक कांस्टेंट वैल्यू है कि f(x) का कोई भी मान रखते हैं, कि अगर हम f(0) रखते हैं, अभी जैसे रखा था, तो f(x) बराबर y है लेकिन बराबर में c है, यानी कि तब भी ये c ही रहेगा। f(1) रखते हैं तो भी ये c ही रहेगा। f(2) रखते हैं तो भी ये c ही रहेगा। जहाँ पे c क्या है, c एक कांस्टेंट नंबर है, कोई भी एक अचर क्या बोलते हैं उसको, मान है, ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अब x के किसी भी वैल्यू पे ये c ही रह जाता है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, सिंपल से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अब समझो अगर c की वैल्यू मान लो 1 है, ठीक है, c की वैल्यू अगर हम 1 मानते हैं तो y बराबर तो 1 हो गया ना, क्योंकि c बराबर y भी तो है, बराबर 1 है। तो अगर हम c की वैल्यू 1 मानते हैं तो y बराबर हो गया 1, तो 1 तो हो गया। अब x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो भी y बराबर तो 1 रहेगा, ठीक। तो उसके बाद x बराबर अगर 1 रखते हैं तो भी y बराबर तो 1 ही रहेगा। x बराबर 2 रखते हैं तो भी y बराबर 1 ही रहेगा। x बराबर 3 रखते हैं तो भी y बराबर 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है। x बराबर -1 रखोगे तो भी y बराबर 1 ही रहेगा, क्योंकि कुछ भी फिक्स रहेगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो x का जो होता है समानांतर रेखा होता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ हम बनाते हैं अचर फलन का, तो वो x अक्ष के समांतर रेखा में आता है, ठीक। इसके बाद हम तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसके बाद जो टॉपिक है वो है बहुपद फलन, और बहुपद फलन के बाद परिमेय फलन है। तो बहुपद फलन के लिए जो है ना उसका ग्राफ जो है, जैसे बहुपद फलन के लिए पहले तो f(x) बराबर y जो लिखते हैं हम, ठीक है, जहाँ पे x क्या होता है, क्रमिक युग्म का प्रथम पद होता है, y क्रमिक युग्म का द्वितीय पद होता है। तो f(x) बराबर y जो लिखते हैं, इसमें जो होता है वो एक बहुपद के रूप में आ जाता है। बहुपद जो तुमने ax² + bx + c पढ़ा था 10th में, उससे रिलेटेड होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं a1x² + a2x + a3, कुछ इस तरह से। तो अब ये जो है मतलब वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन यहाँ पे a जो है कुछ कोई भी एक रैंडम नंबर है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुपद के रूप में है ना ये, तो बहुपद के रूप में कुछ भी हो सकता है, वो तो समझ गए। लेकिन अब इसका जब ग्राफ हम बनाने की कोशिश करते हैं तो इसका ग्राफ फिक्स्ड नहीं होता। फिक्स नहीं होता मतलब क्यों फिक्स नहीं होता? क्योंकि वो बहुपद कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे f(x) बराबर y बराबर x² लिख देते हैं तो इसका ग्राफ कुछ और बनेगा, ठीक है। अगर यहीं पे f(x) बराबर y बराबर कुछ और लिख दें, जैसे x³ लिख दें, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ कुछ और बनेगा। तो ग्राफ इसका चेंज रहता है, चेंज होता है, तो इस वजह से इसका ग्राफ फिक्स नहीं रहता। तो बना के क्या मतलब समझ लो कि इसका ग्राफ बस फिक्स नहीं रहता। बहुपद फलन ये होता है, इस तरह से परिभाषित होता है, R पे ही। नेक्स्ट हमारा आया परिमेय फलन। तो परिमेय फलन में क्या होता है,
एफ एक्स बटा जी एक्स के रूप में परिभाषित रहता है, जहाँ पे जी एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जी एक्स 0 के बराबर, क्योंकि हमें मालूम है परिमेय में अगर कोई नीचे में हर है तो हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हर 0 के बराबर हो जाता है तो पता है तुम्हें क्या होता है कि ये इनफाइनाइट आ जाता है इसका वैल्यू, तो इस वजह से हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी आगे समझते हैं थोड़ा सा। हाँ, यही इसका कंडीशन है, बस वही परिमेय फलन हो गया, 0 के बराबर अगर नहीं होगा तो ये तुम्हारा परिमेय फलन हो जाएगा। अब इसका ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ कुछ समझ लो कि डिपेंड करता है, मतलब फिक्स्ड इसका भी नहीं होता है, लेकिन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा कि जैसे मान लो कि कोई पहले मिले तब, तो जैसे मान लो एफ एक्स बराबर हमने ले लिया, एफ एक्स बराबर वाई बराबर 1/x, क्योंकि परिमेय हमें दिखाना है तो एफ एक्स बराबर वाई हम होता ही है, बराबर में हमने माना है कि 1/x, संबंध कुछ इस तरह से है कि 1/x है। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं तो तुम देखते हो कि x का वैल्यू माइनस से रखना शुरू करते हैं। अगर x का वैल्यू 1 रहता है अगर, तो y का वैल्यू क्या आता है, 1 ही रह जाता है। x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाता है। एक बार सब कुछ रख के ही देख लेते हैं, चलो समझो, इसको इरेज करके समझाता हूँ। एफ एक्स बराबर 1/x बराबर वाई, कुछ इस तरह से ना। तो अगर हम f0 लिखते हैं, f0 वाले कंडीशन में f0 तो रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि f0 रखेंगे तो बटा में 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी हमने कहा था gx जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो f0 को छोड़ते हैं, f1 से ट्राई करते हैं। तो f1 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा। f2 वाले कंडीशन में 1/2 जो कि 0.5 होता है। f3 वाले कंडीशन में 1/3 जो कि हो जाएगा 0.33 अप्रॉक्स। अगर हम माइनस में जाते हैं तो -1, f-2 रखते हैं तो माइनस में 0.5, f-3 रखते हैं तो माइनस में 0.33। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो इसका जब ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो 0 पे तो 0 ही रहा था, ठीक। जब हमने रखा था 1 तो आया था 0.5, 1 पे 1 था तो 1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, उसके बाद 3 पे 0.33। तो 3 पे 0.33 का मतलब हो गया तुम्हारा कुछ इस तरह से। चलो पहले नंबर करते हैं। 1 पे 1 था, जैसे ही 3 पे गए, 2 पे क्या था वैसे, 2 पे 0.5 था, तो 2 पे 0.5 था, यानी कि 2 अगर यहाँ पे है x का और y का 0.5 ये वाला, तो बिंदी आता है यहाँ पे, ठीक। 3 पे जाते हैं तो और कम हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ लाइन बनाते हैं, तो इस तरह से नीचे जा रहा है, धीरे धीरे नीचे चलता चला जाएगा। उसके बाद माइनस वाले को देखते हैं अगर, तो माइनस में हमें -1 से स्टार्ट किया था, -1 पे तो -1 आया था, यहाँ पे आया था। उसके बाद -2 में -0.5 हो गया था, तो -2 अगर रखते हैं यहाँ पे तो -0.5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ बनता है, यहाँ पे। तो ये ऐसे आता है और फिर ये धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, ठीक। तो इसका ग्राफ देख लो कैसा बना है। और इसके नंबर को अगर यहाँ पे 1/x की जगह कुछ और रखते हैं हम लोग, ठीक, 1/x की जगह कुछ और रखते हैं, क्योंकि वो तो संबंध पे डिपेंड करता है ना कि कैसा संबंध है। तो कुछ और रखेंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा ये भी किसी और तरीके का ग्राफ बन जाएगा। तो इसका भी ग्राफ जो होता है फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे कि बुक में देखो, बुक में जो ग्राफ दिखा रखा है वो कुछ इस तरह से है, तो फिक्स्ड नहीं होता है, मेरा कुछ इस तरह से बन के आया है। तो चीज़ें इस तरह से समझ में अगर आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा एग्जाम्पल से। मापांक फलन को, तो मापांक फलन में क्या होता है, मापांक को मॉड्यूलस भी बोलते हैं। इसको मोड में रहते हैं, चीज़ें मोड में रहती हैं, मतलब मोड में एक्स इस तरह से लिखा रहता है। एफ एक्स बराबर देख लेते हैं, एफ एक्स बराबर मोड एक्स रहता है। तो एफ एक्स बराबर अगर मोड एक्स रहता है तो एफ अगर 0 रखते हैं
तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर F1 रखते हैं तो F1 रखने की कंडीशन में क्या हो जाता है, ये 1 ही आएगा। ठीक, F2 रखते हैं अगर तो ये 2 ही आएगा। F अगर -1 रखते हैं तो अब समझो मोड का क्या होता है कि मोड में जब कुछ रहता है ना तो माइनस वाला भी प्लस में हो जाता है, तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है, दैट मीन्स कि ये इसका वैल्यू फिर 1 आएगा। F अगर -2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि 0 पे तो 0 था, तो 0 पे 0 था तो ठीक है। उसके बाद 1 पे 1 था तो 1 पे 1 ठीक है। 2 पे 2 था तो 2 पे 2 ठीक है। 3 पे 3 था तो 3 पे 3 ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे हम करते हैं -1 पे भी 1 ही था, क्या था, -1 पे भी 1 ही था। तो चलो अब -1 तो ये हो गया, लेकिन 1 के लिए ऊपर ही जा रहा है ना। -1 पे -1 होता तो नीचे जाता, लेकिन -1 पे 1 है तो ऊपर गया। फिर -2 पे 2 है तो फिर ऊपर गया। -3 पे 3 है तो फिर ऊपर गया। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, मापांक फलन का ग्राफ। तो ये रहा मापांक फलन का ग्राफ, ये रहा मापांक फलन। और चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे हमारा चिन्ह फलन। चिन्ह फलन जो है सबसे ज़्यादा सिंपल है। इसमें कुछ नंबर्स हैं जैसे कि -1, 0 और 1। बस किसी भी फलन का अगर प्रांत ये आ गया है तो इसका मतलब कि वो फलन चिन्ह फलन है। इससे ज़्यादा सिंपल इसमें कुछ है नहीं। मतलब सबसे सिंपल समझ लो तो सबसे आसान लैंग्वेज में ये 3 नंबर्स को याद कर लो, -1, 0, 1। और किसी भी फलन का प्रांत जो है अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब कि वो एक चिन्ह फलन है। बस हो गया तुम्हारा। तो सिंपल सा चीज़ें हैं जैसे कि 2 फलन है, जैसे f(x) कोई फलन है और g(x) कोई फलन है, या फिर कोई भी एक फलन है, तो उनको क्या करते हैं, हमें जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है और भाग करना है। तो जोड़ घटा गुना भाग हमारे लिए सिंपल होता है। बस इसको वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हमने करता है, टाइम तक हमने जो जोड़ घटा गुना भाग किया उतना ही सिंपल ये भी है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो 2.3 और विविध के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और रही बात कुछ डाउट अगर तुम्हारे रह जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, अगर कोई डाउट आता है तो मैं हर बार की तरह इस बार भी बोल देता हूँ कि तुम बस वीडियो में, जैसे कि मेरे पास जो बुक है वो NCERT 11th क्लास की बुक है मैथ्स की, और उसमें से तुम बस क्वेश्चन नंबर को कमेंट करो चैप्टर। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं 2.3 और विविध के प्रश्न बताने वाला हूँ ना, तो 2.3 का कोई भी क्वेश्चन नंबर तुम कमेंट कर दो, मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई कमेंट करता है तो। नहीं तो अभी हम सीखते हैं सीधे 2.3 और विविध के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें बेटर क्लियरिफिकेशन होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संबंधों में से कौन फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए, यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो मेरे ख्याल से ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन मिल गया है। चलो करते हैं। पहले का पहला, दो 1, 5 1, 8 1, 11 1, 14 1, 17 1। तो ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जो प्रथम क्रमिक युग्मों का जो प्रथम घटक है, प्रथम पद है ना, ये सारा का सारा अलग अलग है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ। और इन सभी के अवयव अगर रिपीट हो भी रहे हैं, इन सभी के अवयव तो रिपीट हो रहे हैं ना, इनके प्रतिबिंब जो हैं रिपीट हो रहे हैं, एक एक है, सबका प्रतिबिंब एक ही है। तो अभी जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था फलन को, तो उसमें हमने चाचा और पापा वाला जो एग्जांपल लिया था, उससे तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि ये जो संबंध है ये एक फलन है। ठीक है, अब ये एक फलन है तो अब इसका हमें क्या पता करना है, परिसर निर्धारित करना है। तो परिसर क्या होता है, प्रांत और परिसर मैंने बताया था। प्रांत जो, ऐसे प्रांत पूरा नहीं है लेकिन बता देता हूँ थोड़ा सा कि प्रांत क्या होता है, क्रमिक युग्मों का जो प्रथम घटक होता है उसका अगर हम समुच्चय बनाते हैं तो वो प्रांत होता है, और द्वितीय घटक जो होता है उसका समुच्चय बनाते हैं तो वो परिसर होता है। तो अगर वीडियो अच्छे से देख रखा है तो तुम्हें मालूम है कि परिसर और प्रांत इसका क्या होगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, सिंपल सा था। चलो हम बढ़ते हैं आगे। आगे निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, चलो इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है हमारा, f(x) बराबर माइनस में मोड x। समझो,
अभी मॉड्यूल मापांक समुच्चय में मतलब मापांक फलन वाला जो हमने एग्जांपल देखा तो उसमें हमने मोड का मतलब समझा था कि मोड में कुछ माइनस में रहता है तो वो प्लस में हो जाता है। अब इसको समझना ध्यान से, ये सिर्फ संबंध फलन से रिलेटेड बता रहा हूँ कि माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। तो समझो कि अगर हम F0 रखते हैं, ठीक है, तो F0 रखते हैं तो ये तो हमारा माइनस में 0 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि लेकिन 0 को तो माइनस में लिखा नहीं जाता है, तो F0 के लिए तो ये 0 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम F1 रखते हैं तो F1 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 था, मोड x तो 1 आता, लेकिन ये माइनस इस मोड के बाहर ही माइनस लगा दिया, ठीक है। तो बाहर में माइनस लगने का मतलब है कि यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा। तो ये F1 रखा तो F तुम्हारा ये माइनस में आया है। F अगर 2 रखते हैं तो भी वो माइनस में 2 आता है। F3 रखते हैं तो वो क्या होता है हमारा माइनस में 3 होता है। लेकिन F अगर -1 रखते हैं, F अगर -1 रखते हैं तो भी ये तुम्हारा -1 ही आएगा। क्यों -1 आया समझना। अगर हम F को -1 रख दिया मोड में -1, तो हमें पता है मोड में -1 है, यानी कि ये प्लस में 1 हो गया, और प्लस में 1 हो गया तो ये हो गया हमारा 1, और माइनस जो मोड के पहले लगा है वो माइनस के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा -1। यानी कि F अगर -2 रखते हैं तो भी ये -2 ही आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मोड के पहले माइनस लगा हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो Fx लिखाते हैं, Fx बराबर y होता है ना फॉर्मूला हमारा, Fx बराबर y। तो जब Fx बराबर y होता है तो x जो होता है वो क्रमिक युग्मों का प्रथम पद होता है, क्रमिक युग्मों का प्रथम पद। क्रमिक युग्म को ऐसे क्यों दिखाऊं? क्योंकि क्रॉस का साइन है ना, तो क्रॉस का साइन है, तो क्रमिक युग्म का जो प्रथम पद होता है वो x होता है, और y जो होता है क्रमिक युग्म का द्वितीय पद होता है। तो अगर हम कोई इस तरह इसका अगर हम फलन देखते हैं कि फलन क्या होगा, कोई संबंधित होगा, तो कोई संबंध इस तरह से हो सकता है। संबंध को r से निरूपित करते हैं, चलो फलन लिख लेते हैं। तो कोई फलन इस तरह से है जिसमें अगर हम माइनस क्या बोला भाई माइनस से स्टार्ट करते हैं, तो -2 है तो उसके लिए -2 ही आता है। फिर -1 लेते हैं तो -1 ही आता है। फिर क्या था, 0 भी है ना, हाँ 0 लिया तो 0 आया। आगे क्या है, 1 लिया तो -1 आया, 2 लिया तो -2 आया। अब एक बात तुम लोग बताना, क्या इतने में कंप्लीट हो गया? क्योंकि हमने तो यहाँ पे जितना लिया था उतना ही लिखा। ये क्या निश्चित है? कुछ भी ले सकते हैं ना हम, x तो कुछ भी ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं। तो जब माइनस प्लस किसी में भी ले सकते हैं तो हमें मालूम है कि x जो है x फिक्स नहीं है। मतलब अगर हम प्रांत निकालने की कोशिश करें तो प्रांत में क्या आ जाएगा? प्रांत में हमारा आ जाएगा r फॉर रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। जितनी भी वास्तविक संख्या हैं सब के सब आ जाएंगे। फिर चाहे वो तुम्हारा -इनफाइनाइट से हो जाए, माइनस मतलब होता ना माइनस वाली सभी संख्याएं, 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि x के जितने भी मान आए सबके सब प्रांत ही तो होते हैं। पहले वाले पद हमारे सभी प्रांत ही होते हैं, पहले वाला पद जो हमारा प्रांत है। तो माइनस वाला सारा आ सकता है, 0 आ सकता है, प्लस वाला भी सारा आ सकता है। तो ये हो गया हमारा प्रांत, क्या हो गया? r हो गया, ठीक। अब बात करते हैं परिसर की। तो परिसर क्या होता है? परिसर होता है हमारा क्रमिक युग्मों का द्वितीय पद। तो द्वितीय पद की बात द्वितीय पद ना, हाँ क्रमिक युग्मों का दूसरा वाला पद। तो दूसरा वाला पद देखते हैं हम लोग कि ये प्लस में नहीं था, ये प्लस में नहीं था, 0 था लेकिन फिर माइनस में था, तो माइनस में आ गया। और माइनस में आ गया इसका मतलब कि अभी इसका फिक्स हो गया कि तुम्हारा ये 0 से लेके -इनफाइनाइट तक जा सकता है। ये वाला प्रांत जो था -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक था, तो इसके लिए हम r लिख देते हैं, तो सभी वास्तविक संख्या इसमें आ ही जाती हैं। लेकिन परिसर जो है ये 0 से -इनफाइनाइट, और 0 और -इनफाइनाइट में छोटा कौन होता है? तो -इनफाइनाइट ही छोटा होता है ना, 0 तो बड़ा होता है। तो ये एक अंतराल बन गया हमारा कि इसके बीच में ही कुछ रहता है, इसके बीच में रहता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि 0 तो आ गया है, शामिल है, तो जो शामिल होता है उसको हम छोटे ब्रैकेट में रखते हैं, और जो शामिल नहीं होता है, क्योंकि -इनफाइनाइट तो कभी आएगा नहीं ना, कोई भी नंबर हम रखेंगे तो नंबर के बदले तो नंबर ही आएगा, तो इसको छोड़ के बोलते हैं। तो इसको छोड़ के बोलते हैं, तो इस वजह से इसको बड़े ब्रैकेट में रखेंगे, और बड़ा ब्रैकेट परिसर इसका ये हो जाएगा। और ये वाला अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो ये जो समुच्चय वाला टॉपिक था, जो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी उस पर भी बना रखा है, सिर्फ इस पार्टिकुलर ये नहीं बताया मैंने, मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करता हूँ ना,
तो उस वजह से तुम्हें 1.1 1.2 में से किसी में शायद ये मिल सकता है। तो बस ये इतना ही परिसर इसका ये हो जाएगा। इसी तरह से तुम दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो वो उसका भी कुछ ना कुछ आएगा। चीज़ों को थोड़ा सोचना पड़ेगा और तुम खुद से नहीं सोच पाओगे तो तुम्हें एक टीचर की हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो देखो जहाँ भी पढ़ते हो, बाकी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड देखो 3, 4 तो बहुत सिंपल है। ये इतना सिंपल है कि क्योंकि तुम्हें x का वैल्यू पुट करके मतलब x का कोई वैल्यू पुट करके सॉल्व करने आता है तो ये तुम्हारे लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में f(x) बराबर दे रखा है 2x - 5। तो f(x) की वैल्यू दे रखी है। अब उसके बाद हमें f(0) फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। x की जगह सीधे सीधे 0 रखो, वैल्यू आ जाएगा 0 - 5 = -5। और इसी तरह से सारा का सारा कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे फिर से बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ये तुम 8th क्लास के बच्चे को एक बार बता दोगे तो वो भी समझ जाएगा। तो मैं मान के ही चलता हूँ कि तुम समझ ही गए होगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी वही बोला है, टी जो है सेल्सियस का तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रति चित्रण है। तो TC दिए रखा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। TC दे रखा है हमारे पास 9C/5 + 32। अब यहाँ पे T0 फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में T28 है, T - 10 है। तो T का कोई भी वैल्यू रख दें। अगर हम T का वैल्यू -10 रखते हैं T का वैल्यू -10 रख दिया तो आप यहाँ पे 9 × -10/5 + 32। तो ये हो जाएगा हमारा चलो 9 × 5 = 45 माइनस में 45 डायरेक्ट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके डायरेक्ट करने से। इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 13 माइनस में 13 आ जाएगा। हो गया हमारा सिंपल। तो वीडियो को एडिट करते हुए मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था छोटा सा। इसको 5 को 10 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 2 आता है हमारा। तो यहाँ पे 9 2 -18 होगा और -18 में फिर 32 ऐड करना होगा। तो -18 में जब 32 हम ऐड करेंगे तो हमारा ये माइनस में ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 32 में से 18 माइनस होगा तो ये हमारा हो जाएगा 14। और जो साइन होता है वो तो बड़े वाले का लिखते हैं, तो बड़े वाले का साइन प्लस में है, इसका मतलब कि 14 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अध्याय 2 पर आधारित जो विविध प्रश्नावली है इसमें क्वेश्चन टोटल 12 हैं और 12 क्वेश्चन अगर हैं इसके तो इसमें एक एक करके नहीं दिया, मतलब एक क्वेश्चन का 2 होता है ना दे रहे हैं, तो उस तरह से नहीं दिया हुआ है। तो जस्ट बिकॉज उस तरह से नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है कि उस तरह से हम कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 12 बताने की कोशिश बताता हूँ और बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ ये है, संबंध f, एक f(x) दिया हुआ है इस तरह से x²। एक संबंध इस तरह से परिभाषित किया हुआ है और हमें बताना है कि ये जो संबंध है ये एक फलन है। और एक दूसरा संबंध दिया हुआ है जो मैं बाद में लिखूंगा जिसके बारे में बताना है कि वो एक फलन नहीं है। तो चलो समझते हैं चीज़ों को, कैसे पता चलेगा कि ये एक फलन है और वो एक फलन नहीं है। तो देखो संबंध f(x) को हमें परिभाषित करके इस तरह से दे रखा है। f(x) बराबर हमें मालूम है y होता है। तो ये जो है ये इसका 2 वैल्यू दे रखा है कि y बराबर या तो x² भी है या फिर 3x भी है। लेकिन 3x कब है? 3x तब है जब x का जो वैल्यू है वो 3 के बराबर बड़ा हो और 10 से छोटा हो या बराबर हो। और x² कब है? तो x² तब है जब x का वैल्यू 0 के बराबर या बड़ा हो और 3 से छोटा या बराबर हो। तो इस कंडीशन में अगर हमको दोनों को क्लियर करना है, मतलब हमें तो दोनों देखना है ना, तो दोनों देखना है तो हम x का पहला वैल्यू जो लेंगे, x का जो f(x) की जगह पे x का जो वैल्यू रखेंगे वो ये रखेंगे कि दोनों को प्रूव करने के लिए हम ऐसा मान रखेंगे जो दोनों में फिट कर सकें। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, ठीक, तो x बराबर अगर 1 लेते हैं तो वो तो इसके लिए तो फिट हो जाएगा, ठीक।
इसके लिए फिट हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कुछ आएगा वो fx बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें तो x बराबर 1 हम रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि x का वैल्यू बोला 3 से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए या 10 से कम या 10 के बराबर होना चाहिए। तो x का वैल्यू 1 रखने का फ़ायदा हमारा होगा नहीं, क्योंकि हम इस पर उसको साबित कर ही नहीं पाएंगे। तो हम x की जगह अगर 2 रखने के देखते हैं तो भी उसके साथ भी वही होगा, इसमें तो आ जाएगा लेकिन इसमें नहीं। x के साथ 3 रखते हैं तो 3 इसके लिए भी हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा। 4 रखते हैं तो इसके लिए नहीं हो पाएगा लेकिन इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए तो नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से हम x का जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 3, क्योंकि 3 इसमें भी x 3 के बराबर हो सकता है और इसमें भी 3 x के बराबर हो सकता है। तो x बराबर जब 3 रखते हैं तो हमारा जो पहला वाला है x स्क्वायर, ठीक है, fx बराबर क्या दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ x स्क्वायर। तो x बराबर 3 पे क्या आता है भाई, f बराबर 3 रख दिया हमने, तो f 3 रखा है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक, आगे देखते हैं कि f बराबर 3 पे ही दूसरा है 3x, तो 3x बराबर यानी कि 3 गुने 3 यानी कि 9। तो f 3 पे ये आया 9, यानी कि इसको हम इस तरह से कुछ करते हैं कि इसमें 3 है, इसमें 9 है और इसको इससे मिला दिया तो ये हमारा, ये इससे इसका एक प्रतिबिंब बन गया ना। तो एक प्रतिबिंब बन गया तो हाँ ये एक फलन हो सकता है। अब इसमें एक x की जगह और कुछ हम रख भी नहीं पाए, x की जगह और कुछ रख भी नहीं सकते ना हम, तो सिर्फ 3 आता है तो इसके सभी अवयव आ गए। मतलब समुच्चय a और b अगर इसको रखते हैं हम लोग तो a के सभी अवयव शामिल हो गए। सभी अवयव कैसे शामिल हो गए कि इसके अलावा और कोई अवयव इसमें फिट ही नहीं बैठ रहा। 1-2 हमने रख के देखा तो फिट ही नहीं बैठ रहा, तो ये हुआ। अब b बराबर इतना है, यानी कि a जो है b पे एक प्रतिबिंब बन रहा है, सभी अवयव आ भी गए, यानी कि ये जो संबंध था ये एक फलन है। ठीक, ऐसे यहाँ आने के, इतना आने के बाद ही हमें पता चल गया कि ये एक फलन है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। इसी का दूसरा वाला जो है हमारा वो दिया हुआ है gx बराबर x स्क्वायर, जहाँ पे 0 जो है छोटा है बराबर है x से, बराबर x बराबर छोटा है 2 से, और दूसरा दिया है 3x, इसमें भी दिया है जहाँ पे 2 जो है छोटा है बराबर है x से, x बराबर छोटा है बराबर 10 है। अब इसके द्वारा परिभाषित है, तो इसके द्वारा परिभाषित है तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। मतलब एक गोला फिर से बना लेता हूँ a और b के लिए। x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, तो x की वैल्यू हम 0, 1, 2 इसमें रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं। इसके हिसाब से देखते हैं तो 2, 3, 4 डॉट 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 10 तक रख सकते हैं। लेकिन हमें तो वही वैल्यू रखना है जो दोनों को प्रूव करने के लिए चाहिए। तो दोनों के लिए चाहिए तो दोनों के जो दोनों में कॉमन हो वही रख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है, तो a में जो बना वो 2 बना, तो 2 पे रख के देखते हैं कि अगर g2 लिखते हैं, g2 बराबर अगर x स्क्वायर लेते हैं, मतलब gx बराबर x स्क्वायर तो है ही ना, gx बराबर x स्क्वायर तो इसमें दिया हुआ ही है। तो अब g2 पे क्या आता है समझो, g2 पे आता है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि y, हमको पता है कि fx बराबर y होता है, तो gx यहाँ पे ये भी तो y के मान हो जाएगा। दूसरा देखते हैं gx बराबर 3x पे, तो g अगर 2 रखते हैं, क्योंकि 2 ही हम ले रहे हैं, g बराबर 2 पे ही चेक कर रहे हैं, तो g2 की जगह आता है 3 गुने 2 यानी कि 6। तो यानी कि y में हमारा, a में तो हमारा 2 ही आया सिर्फ, लेकिन y में आ गया 4 और 6। और जब भी किसी a के 2 प्रतिबिंब बन रहा है, किसी भी अवयव के 2 प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो है संबंध तो है लेकिन ये फलन नहीं है। ठीक है, तो बस यही सिंपल सी चीज़ थी। चलो बढ़ते हैं आगे, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी। बीच में और भी क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे भी क्वेश्चन हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं हमेशा से सोचता हूँ कि बच्चे खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इसमें तुम्हें खुद से करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो करो, कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट कर देना, वीडियो क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना, तुम्हें उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। मान लीजिए a बराबर दे रखा है हमारे पास, और f जो है ऐसा है कि a से n पे एक फलन है, और fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणक। यहाँ पे जो दिया उसको ध्यान देंगे, fn
बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणक। ठीक है, चलो समझते हैं। f जो है a से n पे इस तरह से परिभाषित है कि ये fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणक। तो अगर हम f9 लेते हैं, क्योंकि हमें ये वाला तो मतलब इसका तो हमें एक मिनट क्वेश्चन पूछा क्या है, f का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमको f का परिसर ज्ञात करना, तो परिसर ज्ञात करने तो प्रांत तो हमें ऑलरेडी मालूम है यार, प्रांत मालूम है ना। तो f अगर 9 लेते हैं, fn की जगह पे f9 लिखते हैं, तो 9 का महत्तम अभाज्य गुणक, महत्तम अभाज्य गुणक। तो 9 का महत्तम 9 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं, ठीक है, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं, 9 का गुणनखंड ही करते हैं ना, तो 3 × 3 आता है। तो इसमें से महत्तम वाला कौन सा है, यानी बड़ा वैल्यू किसका है, वो 3 का ही है। तो इसका जो आएगा वो होगा 3। f9 बराबर 3 आ गया। चलो 10 पे ट्राई करते हैं, 10 के लिए f10 ही लिख लेते हैं यार। तो f10 में हम 10 का जानते हैं, 5 × 2 10 होता है, महत्तम कौन है, 5 है, तो f10 बराबर 5 हो जाएगा। आगे हमारा 11 के लिए देखते हैं, f11। तो f11 में हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 11 का महत्तम अभाज्य गुणक तुम्हारा 11 ही हो जाता है। फिर 12 का देखते हैं, 12 में तुम बोलोगे 6 × 2, तो 6 × 2 अगर बोलते हो तो 6 तो बड़ा हो गया, लेकिन तुम देखो अभाज्य नहीं हो रहा, अभाज्य नहीं है, 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पे अभाज्य गुणक बोला है। तो अगर 6 को भी तोड़ते हैं तो आता है 2 × 3, फिर 2 × 3 × 2, तो यहाँ पे 3 लेंगे हम f12 के लिए। और f13 के लिए जब लेते हैं तो f13 के लिए फिर 13 ही रह जाएगा। और इस तरह से हमें सबका मान मिल चुका है। तो चलो अब हम इसका फलन बना सकते हैं। फलन कैसा बन जाएगा, फलन क्यों बना है, हम डायरेक्ट परिसर पता कर सकते हैं, लेकिन फलन बना के अगर परिसर निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेरे ख्याल से। तो चलो f का जोड़ी बनाते हैं। अब कुछ 9 का जोड़ी किसके साथ बनेगा, 3 के साथ, 9 का 3 के साथ, और फिर 10 का 5 के साथ, 11 का 11 के ही साथ, 12 का 13 के साथ, और एट द एंड 13 का, एक मिनट, 12 का 13 के साथ नहीं है, 12 का 3 के साथ है, और 13 का 13 के साथ। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि ये एक फलन है और इस फलन का परिसर क्या होता है। तो किसी भी फलन का जो परिसर होता है वो समुच्चय होता है। कौन सा समुच्चय, तो क्रमिक युग्मों के द्वितीय पद का समुच्चय। तो क्रमिक युग्म का जो द्वितीय पद है उसका समुच्चय निकालो, 3, 5, 11, 3, 13। तो 3 हमें मालूम है 2 बार आ गया, तो 2 बार आ गया तो किसी भी नंबर को 2 बार तो हम रिपीट करते नहीं किसी समुच्चय में। तो 3 को यहाँ से हटा देते हैं, बचता 3, 5, 11, 13। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला समझ में आया होगा, और यही वाला नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं भी आई होंगी। तो जो नहीं समझ में आई है अभी के लिए उनको अवॉइड करो। अवॉइड इसलिए करो क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि कोई चीज़ एक बार में नहीं समझ में आती तो दूसरी बार में समझ में आएगी। तो दूसरी बार तुम अभी तुरंत कर लो तो वो भी अच्छा है, और अभी तुरंत ना करके कुछ दिन बाद करते तो भी अच्छा है। तो कुछ दिन बाद करना ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा, तब तक और चीज़ें भी तुम्हें पढ़ने के लिए, तो और चीज़ें पढ़ो। और मैं तुम लोग से मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो है त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित आने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। बाय।